नमस्कार दोस्तों जियो जर्नी में आपका स्वागत है। जियो जर्नी भूगोल की एक यात्रा। इस यात्रा में हम ज्योग्राफी के भूगोल के बिल्कुल शुरुआत से मतलब ईसा पूर्व से लेके और वर्तमान की जो तकनीक है, वर्तमान की जो जीआईएस है और 21वीं सदी की जो तकनीकें हैं उनके द्वारा भूगोल के अंदर जो विकास हुआ है, अलग अलग जो स्ट्रीम्स आई हैं उनके बारे में हम इस जियो जर्नी के थ्रू आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों मैं प्रदीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड रिसर्च स्कॉलर इन ज्योग्राफी। दोस्तों जियो जर्नी है क्या? दोस्तों एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके अंदर ज्योग्राफी की बिल्कुल बेस से लेके और एडवांस तक, मतलब वर्तमान में इंटीग्रेटेड जो ज्योग्राफी है, इंटीग्रेटेड जो सिलेबस है और जो इंटीग्रेटेड जो अप्रोचेस हैं, वहां तक का जो सफर ज्योग्राफी ने तय किया, उसके अंदर क्या स्ट्रीम्स अलग अलग जनरेट हुई, कहाँ पे ज्योग्राफी में अप आए, कहाँ पे इसमें डाउन आए, मतलब इन्वायरमेंट कहाँ पे इसमें इन्वॉल्व हुआ, डिजास्टर मैनेजमेंट जो वर्तमान में आया वो कैसे इन्वॉल्व हुआ, और जीआईएस आई, इसके अंदर रिमोट सेंसिंग आया। इन सभी की जो स्टडी है वो इस जियो जर्नी के थ्रू हम लोग करेंगे। तो दोस्तों ज्योग्राफी की शुरुआत से हम शुरू करते हैं कि इस वर्ड की उत्पत्ति कैसे हुई। आप सभी जानते हैं कि ज्योग्राफी है क्या। ज्योग्राफी मतलब जियो मतलब भूगोल और ग्राफी मतलब वर्णन, अध्ययन। 6th क्लास से लेके, मतलब अभी तो अगर हम देखें तो फर्स्ट से 2nd क्लास में ही जो बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन है उसमें भी ज्योग्राफी का सिंपल सा मीनिंग ये दिया जाता है। और अगर आप डॉक्टरेट कर रहे हो तो भी जो बेसिक बुक है उसके अंदर यही दिया जाता है कि भूगोल का वर्णन, जियो मतलब ज्योग्राफी पृथ्वी और ग्राफी मतलब अध्ययन। पर क्या इस वर्ड से ज्योग्राफी की डेफिनेट किया जा सकता है, कि इसके डेफिनेशन दिया जा सकता है, कि इसकी मीनिंग बताया जा सकता है ज्योग्राफी का? मुझे लगता है कि नहीं बताया जा सकता, क्योंकि एक वर्ड के अंदर ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है जिसको ऐसे ज्योग्राफी को मदर ऑफ साइंसेस बोला जाता है, कि ये एक ऐसा साइंस का विषय है जिसमें से बहुत सारी जो स्ट्रीम्स हैं जो वर्तमान में साइंस है, जैसे एस्ट्रोलॉजी वगैरह है और बायो साइंस और मेडिकल साइंस वगैरह है, ये भी इससे ही निकली हैं। क्योंकि अब हम इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेंगे, हम उस स्टेप पे पहुंचेंगे, मैं बताऊंगा आपको कि यूरोप के अंदर वर्तमान में ज्योग्राफी की कौन कौन सी स्ट्रीम चल रही है। तो दोस्तों सबसे पहले ज्योग्राफी की शुरुआत कहाँ से हुई? तो दोस्तों सबसे पहले ज्योग्राफी की शुरुआत हुई थी यूनान के अंदर से। यूनान आपको पता है कि उस समय से ही, मतलब जो ऐतिहासिक काल से ही विद्वानों का एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहाँ पे मतलब हर शहर में एक एरिस्टोनीज और प्लेटो और अरस्तु जैसे विद्वान हुआ करते थे। तो ये ज्योग्राफी की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से ये वर्ड आया? तो यूनान के अंदर एक बहुत ही बड़े ज्योग्राफर हुए हैं जिनका नाम था एरिस्टोनीज। उन्होंने ज्योग्राफी का कोई ऐसा वर्णन शुरुआत में क्या किया कि वो घूमते फिरते थे और विद्वान थे, तो उन्होंने धीरे धीरे स्टडी करना शुरू किया और स्टडी करके उन्होंने एक बुक लिखी। और उस बुक के अंदर जो उन्होंने उसका जो हेडिंग लिखा, बुक का जो बुक के जो फ्रंट पेज पे नाम लिखा, वो ज्योग्राफी लिखा था। वो ज्योग्राफी ऐसे ही लिखा था जैसे हम अगर मुंशी प्रेमचंद की कुछ गोदान और वरदान और जैसे चोर सिपाही, ये ऐसे कुछ हेडिंग लिख देते हैं या फिर उसका मेन पृष्ठ लिख देते हैं, ऐसा ही एरिस्टोनीज ने किया था। अपनी एक बुक लिखी थी, उस बुक के ऊपर उन्होंने अपना एक हेडिंग डाला था और हेडिंग क्या था? ज्योग्राफिया। तभी से ज्योग्राफी को का शुरुआत मानी जाती है, ज्योग्राफी का मतलब पहला बीज बोया माना जाता है। और जो भी उस ज्योग्राफी की बुक के अंदर जितना कुछ वर्णन था, उसी वर्णन के हिसाब से ज्योग्राफी की डेफिनेशन बननी शुरू हुई। तो इसी तरह डेफिनेशन की शुरुआत हुई, इसी तरह इसके अर्थ की शुरुआत हुई कि एक ज्योग्राफी की बुक है, कोई पुस्तक है जो नॉर्मल हम उठाते हैं, जैसे मतलब यूपीएससी के लिए, या फिर हिस्ट्री की कोई बुक है, मॉडर्न हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, या फिर उसके अंदर जैसे वेदास का एक चैप्टर है, या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन है, या फिर सिविलाइजेशन के नाम से कोई बुक है। ऐसी एक इनकी भी एक बुक थी और उस बुक के अंदर जो कुछ था वो सब कुछ ज्योग्राफी था।
तो उस टाइम इस बुक के अंदर था क्या? इस बुक के अंदर दोस्तों पेड़ पौधों का वर्णन था, जो टेरेस्ट्रियल बॉडी थी, आकाश थे, उनका वर्णन था, आकाश के अंदर जो सितारे थे और उसके बाद जो उपग्रह थे और ग्रह थे, उन सभी का वर्णन था, और साथ ही साथ वहां के जो लैंडफॉर्म थे उनका कुछ बेसिक सा वर्णन था। दोस्तों उसके बाद इरेस्टनीज के बाद सेकंड स्ट्रैबो आए। स्ट्रैबो ने ज्योग्राफी की जो डेफिनेशन दी, जो परिभाषा दी, वो वर्तमान की जो परिभाषा है, जिसको वर्तमान में जो 21वीं सदी के अंदर जो नेशनल ज्योग्राफी जो सोसाइटी है, आपको पता है कि जो नेशनल ज्योग्राफी है वो ज्योग्राफी के ऊपर का एक सबसे बड़ा, अगर कोई स्कूल देखा जाए, एक स्ट्रीम देखी जाए जिन्होंने ज्योग्राफी के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है, तो जो नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी है उसके अंदर आपको पता है कि वर्ल्ड के जो अच्छे एमिरेट्स प्रोफेसर हैं वो होते हैं, और जो अच्छे साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हैं वो होते हैं। उन सब ने मिलके ऐसी डेफिनेशन दी जो हम जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसी तरह की एक डेफिनेशन दोस्तों उस टाइम स्ट्रैबो ने दी थी। तो स्ट्रैबो ने दोस्तों क्या डेफिनेशन दी थी? स्ट्रैबो ने बोला था कि भूगोल अपने आप में एक स्वतंत्र विषय है, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी को इस विषयों का, आकाशीय पिंडों का, स्थल का, महासागर का, जीव जंतुओं का, वनस्पति का और भूधरातल के अक्षेत्रों, फल फूलों आदि का ज्ञान प्राप्त करवाना है, मतलब बताना है। मतलब इन्होंने देखो उसी टाइम इतनी चीजों को इकट्ठा ले लिया था, 5 से 7 चीजों को इकट्ठा लेके इन्होंने बता दिया था कि भूगोल सिर्फ एक बुक ही नहीं है, सिर्फ जो एरिस्टोटेल ने लिखी थी सिर्फ वही नहीं है। भूगोल का मतलब जो भूमि है, जो पृथ्वी है, और जो पृथ्वी के ऊपर जो स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है, और उसके ऊपर जो भी पेड़ पौधे हैं, जो फल फूल हैं, और जो आकाशीय पिंड है, उन सभी का अध्ययन करना, उन सभी की स्टडी करना भूगोल है। दोस्तों ये उस टाइम की परिभाषा थी। और अगर वर्तमान की जो परिभाषा देखिए जो नेशनल ज्योग्राफी ने दी थी वो ये थी। हम अब दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो ज्यादा सा कोई अंतर नहीं है, ये सिमिलर सी ही है। तो अब इससे पता लगता है कि उस टाइम भी ज्योग्राफी को लेके जो हमारे ज्योग्राफर थे उनकी जो दूरदृष्टि थी वो बहुत दूर तक थी। उनको पता था कि जो भविष्य में इस विषय के अंदर बहुत सारी तकनीकें आएंगी और ये विषय मदर ऑफ साइंस कहलाएगा। तो दोस्तों नेशनल ज्योग्राफी जो सोसाइटी है उसने ज्योग्राफी की क्या डेफिनेशन दी है? ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेस, मतलब ये एक स्थान का एक अध्ययन है, एक स्थान की एक स्टडी है, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। तो एक स्थान का अध्ययन है और उस स्थान पे जो लोग रहते हैं और जो एनवायरनमेंट है, जहाँ जो वातावरण है, वो वातावरण का जो अध्ययन है, जो उनका रिलेशन है, वो स्पेसिफिक एरिया के ऊपर रह के वो ज्योग्राफी कहलाता है। ये छोटा सा पार्ट है। अगर इसको ब्रॉड वे में देखा जाए तो इसमें बोला गया है कि रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। यहाँ पे एनवायरनमेंट का मतलब जो इन्होंने बताया है कि एनवायरनमेंट में हम यहाँ पे ज्यूमोलॉजी भी देखते हैं, क्लाइमेटोलॉजी भी देखते हैं, यहाँ पे ओशिनोग्राफी देखते हैं। जो इसका रिलेशन है एक स्पेसिफिक प्लेस को लेके वो ज्योग्राफी कहलाता है। उसके बाद है ज्योग्राफी एक्सप्लोर बोथ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ सरफेस एंड द ह्यूमन सोसाइटी स्प्रेड अक्रॉस इट। इन्होंने बताया कि जो ज्योग्राफर है वो क्या करता है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है जैसे मॉर्फोलॉजी है उसका अध्ययन करता है, पता लगाता है कि ये मॉर्फोलॉजी मतलब ये जो आकृति है ये कैसे उत्पन्न हुई, और जो वर्तमान में जो आदमी है, जो हमारा समाज है, जो हमारी संस्कृति है उसका, और जो ये संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति है और जो हमारी कलाकृति है, जो मॉर्फोलॉजी है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारी ओशिनोग्राफी है, जो हमारी क्लाइमेटोलॉजी है, उनका कैसा रिलेशन हो, एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती है। तो दोस्तों ये वर्तमान की परिभाषा है। और जो इससे पहले हमने स्ट्रैबो की परिभाषा देखी थी वो ईसा पूर्व की थी, मतलब 2 से 3 ईसा पूर्व की थी। और जो एरिस्टोटेल ने जो जिक्र किया था वो भी ऐसा ही कुछ था। तो दोस्तों इसके बाद जो वर्तमान में ज्योग्राफी का डेवलपमेंट क्या है, वर्तमान में ज्योग्राफी क्या है, मतलब इस विषय के अंदर क्या क्या इनपुट हुए हैं, इसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। तो अगर ज्योग्राफी का अध्ययन करना है तो ज्योग्राफी को हम बेसिकली वर्तमान में 3 तरीके से बांट सकते हैं। इसको एक फिजिकल ज्योग्राफी बोल सकते हैं और एक ह्यूमन ज्योग्राफी बोल सकते हैं, जो हमने
मोस्ट ऑफ बुक्स के अंदर पढ़ा है, बट एक तीसरा जो पार्ट है जो 21वीं सदी का जो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हर एक सब्जेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ है, और इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड ज्योग्राफी। तो दोस्तों इन तीनों चीजों को हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंटीग्रेटेड ज्योग्राफी। सबसे पहले होगी ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू दो कैटेगरी। मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी की ऐसी स्ट्रीम, ज्योग्राफी का एक ऐसा पोर्शन जो आदमी को टारगेट करके, वहां की उसकी संस्कृति को, उसके समाज को टारगेट करके, मतलब मानव को टारगेट करके जो स्टडी करता है किसी लैंड फॉर्म की या फिर किसी एरिया की या किसी प्लेस की, और उसकी डेवलपमेंट की जो स्टडी करता है, वो ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट होता है। और इस ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट के अंदर क्या क्या नई नई स्ट्रीम्स आई हैं, क्या क्या जो धाराएं हैं जो विकसित हुई हैं, वर्तमान में ये कहाँ कहाँ पर हैं, और इनके फ्यूचर में स्कोप क्या है, ये बहुत लंबी डिटेल हो जाएगी। बट इसको ब्रीफली मैं अगर बताऊं तो ये इतनी सारी स्ट्रीम है जो वर्तमान में कहीं न कहीं दूसरे सब्जेक्ट से या वर्तमान के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करती है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर सबसे पहला आता है कल्चरल ज्योग्राफी, और सेकंड आता है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी और सोशल ज्योग्राफी। ये दोस्तों आपको पता है कि सोशल आदमी से सोसाइटी बनी हुई है, सोसाइटी के अंदर कल्चर भी है। तो कल्चर की जो स्टडी की जाती है, उस कल्चर की स्टडी जो जहाँ हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारे रीति रिवाज है, वो हमारे रीति रिवाज कहीं ना कहीं हमारे वातावरण से, इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं। जैसे हमारी जो पहनावा है, जो हमारी बोली है, या फिर जो हमारा शरीर की बनावट है, ये सब कुछ हमारे जो वातावरण है उससे प्रभावित होती रहती है। तो कल्चर ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते क्या है, कल्चर ज्योग्राफी के अंदर हमारा जो कल्चर है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुए हैं, और हमारे कल्चर ने हमारी संस्कृति को कैसे प्रभावित किया है। जैसे भारतीय संस्कृति, अगर कल्चरल ज्योग्राफी को पढ़ना हो तो भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में अगर इसको पढ़े तो इसको बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। उसके बाद है सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी की समाज और जो पर्यावरण है, ये जो हमारी ज्योग्राफी है, जो हमारी कलाकृतियां हैं, उनका संबंध क्या है, ये इसमें स्टडी किया जाता है। उसके बाद हेल्थ ज्योग्राफी। आपको पता है कि ह्यूमन की हेल्थ कहीं ना कहीं बाहर के इन्वायरमेंट से प्रभावित होती रहती हो, और इसी इन्वायरमेंट के कारण हमारे जो डेवलपमेंट है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है, हमारी हेल्थ भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है, और इसकी जो स्टडी की जाती है वो हेल्थ ज्योग्राफी का पार्ट है। थर्ड है डेवलपमेंट ज्योग्राफी। दोस्तों ये वर्तमान के अंदर सबसे मेन जो ज्योग्राफी मानी जाती है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो 21वीं सदी का, और जो आपको पता है कि 2015 के अंदर पेरिस क्लाइमेट चेंज हुआ था, और ये जो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है उसके बाद जो एक अवधारणा विकसित हुई कि जो विकास करना चाहिए, पर विकास ऐसा होना चाहिए कि जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। तो डेवलपमेंट, विकास से संबंधित, जो डेवलपमेंट से संबंधित ज्योग्राफी की जो स्टडी की जाती है वो डेवलपमेंट ज्योग्राफी के अंदर की जाती है। उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ही पार्ट पहले एक डेवलपमेंट, अगर आप इकोनॉमी पढ़ते हो या इकोनॉमी पढ़ चुके हो तो उसके अंदर एक डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट आता है। तो पहले इकोनॉमिक ज्योग्राफी डेवलप हुई और इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ाई गई, तो उसमें देखा गया कि डेवलपमेंट भी आगे डिवाइड हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि लिस्ट डेवलप्ड कंट्री है और डेवलप्ड कंट्री है, और जो विकासशील, विकसित और अल्प विकसित जो देश हैं उनकी जो संस्कृति है, उनका जो डेवलपमेंट है वो भी कहीं ना कहीं वातावरण को या ज्योग्राफी को प्रभावित कर रहा है। तो इस प्रकार का जो अध्ययन था वो डेवलपमेंट ज्योग्राफी के अंदर था। और इकोनॉमी ज्योग्राफी क्या थी कि जो ये तीन तरह के जो देश हैं, इन देशों की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो किस तरह वातावरण से या किस तरह ज्योग्राफी से संबंधित है, इस प्रकार का अध्ययन था इकोनॉमी ज्योग्राफी के अंदर। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, जैसे कि हम थॉट पढ़ते हैं, जैसे हम लोगों ने जिक्र किया था वेस्टर्नीज से लेके और जो वर्तमान तक की जो डेवलपमेंट है ज्योग्राफी का, वो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी है। और हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के अंदर हम ये देखते हैं कि वर्ल्ड की जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं या जो भी हमारे पास
जो बुक्स हैं पुरानी, उन बुक्स के अंदर ज्योग्राफी का क्या जिक्र किया गया है। जैसे वेदास के अंदर भी कुछ जिक्र किया गया, बट जो वैदिक ज्योग्राफी है उस पर अभी तक किसी ने काम नहीं किया है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एंड जियोपॉलिटिक्स ज्योग्राफी। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ये जो फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर था उस टाइम बड़े ही चर्चा में थी। आपने मैकेंडर का जो हार्टलैंड थ्योरी है वो पढ़ी होगी, और पाइवट थ्योरी है उसके बारे में पढ़ा होगा। तो जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो वर्तमान जो पॉलिटिकल साइंस है उसके अंदर भी ये थ्योरी पढ़ाई जाती है। तो जो राजनीति को टारगेट करके, और राजनीति किसी भी देश की जो राजनीति है वो वहाँ के वातावरण से प्रभावित होती रहती है। जैसे अफगानिस्तान को अगर आप देखोगे कि अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसको कभी जीता नहीं गया है। क्यों जीता नहीं गया है? क्योंकि वहाँ की जो ज्योग्राफी है, वहाँ पे जो टेररिस्ट है वो अपने आप को कहीं न कहीं छुपा लेते हैं, और जिसके कारण यूएस बहुत दिनों तक लड़ता रहा और पर खाली हाथ वापस गया। और इससे पहले रशिया ने भी ट्राई कर चुके। आप खुद हिसाब लगा सकते हो कि दुनिया की जो सबसे डेवलप्ड कंट्री थे, और जो वर्तमान में भी जो सबसे डेवलप्ड कंट्री हैं, जिनकी जो तकनीकी है और जिनके पास जो मैन पावर है, और जिनके पास अगर आर्थिक हालात भी सबसे समृद्ध जो देश हैं, वो देश भी एक छोटे से देश के सामने परास्त हो गई। उसका तो सबसे मेन कारण क्या था कि ये ज्योग्राफी, वहाँ की जो ज्योग्राफी थी, वहाँ के जो पहाड़ हैं, वहाँ के जो छोटे छोटे पर्वत हैं, वहाँ पे जो लोग छुप जाते हैं, और जब वो अटैक करते तो इससे यूएस को कई सौ करोड़ डॉलर का, कई सौ बिलियंस का डॉलर का नुकसान हुआ था। तो ऐसी कुछ जो स्टडी की जाती है वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर की जाती है। उसके बाद रिलीजन ज्योग्राफी। ये रिलीजन ज्योग्राफी आपको पता है कि धर्म का और भूगोल का, मतलब कोई भी ज्योग्राफी, मतलब कोई भी स्थलाकृति या कोई भी वातावरण या एनवायरनमेंट या क्लाइमेटोलॉजी, ये कहीं किसी रिलीजन से कैसे जुड़े हुए हैं और धर्म इनको कैसे प्रभावित करता है, इस प्रकार का अध्ययन रिलीजन ज्योग्राफी के अंदर किया जाता है। उसके बाद टूरिज्म ज्योग्राफी और अर्बन ज्योग्राफी। अर्बन ज्योग्राफी क्या है दोस्तों? जो शहर हैं, वर्तमान में अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 35% जो पॉपुलेशन है वो विश्व में शहरों में बसती है। और अब सीधी सी बात है कि 100 में से 35 आदमी जब शहरों में बसते हैं तो एक बहुत बड़ा एरिया, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन हो गया, जो कहीं ना कहीं उस स्थलाकृति को या कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को प्रभावित करेगा। तो इससे संबंधित जो अध्ययन किया गया वो अर्बन ज्योग्राफी के अंदर किया गया। उसके बाद रीजनल ज्योग्राफी आप पढ़ोगे तो रीजन का मतलब होता है कि एक एरिया को, वो छोटा सा एरिया भी हो सकता है, मतलब वो एक गांव भी हो सकता है, और वो पूरा देश और एक कॉन्टिनेंट भी हो सकता है। तो एक रीजन को टारगेट करके और उसके सभी जो पैरामीटर है उनकी स्टडी करना, जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है उनकी स्टडी करना, वो रीजनल ज्योग्राफी का पार्ट है। और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी। आप सभी जानते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट है, जो वो ना किसी भी कंट्री की या किसी भी इकोनॉमी की ब्लड लाइन है, या किसी भी हार्ट में अगर बोलूं किसी भी देश का ब्लड लाइन ही सही है। क्योंकि ब्लड लाइन एक, जैसे बहुत से जो रिसर्च स्कॉलर हैं उन्होंने भी बोला है, और बहुत से जो प्रोफेसर हैं, और जो वर्तमान में भी एक बार मुश्किल से, अब कर्नाटक इलेक्शन से पहले एक इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन के अंदर मोदी जी ने भी ये बात कही थी कि जो नदियां हैं, जो स्थल मार्ग है, जो जल मार्ग है, वो हमारे देश की लाइफ लाइन है। तो जब इसको लाइफ लाइन कहते हैं तो सीधी सी बात है, जो ट्रांसपोर्ट है वो आपको पता है कि आदमी के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, और डेवलपमेंट आपको पता है कि वहाँ के इन्वायरमेंट से संबंधित होता है। तो जो ट्रांसपोर्ट है, जो ट्रांसपोर्ट को जैसे कहीं भी सड़क बनानी है तो सड़क को बनाने से पहले वहाँ की जो ज्योग्राफी है उसको जानना पड़ेगा। जैसे कि वर्तमान के अंदर जो हिमालयाज के अंदर जैसे जो चार धाम जो यात्रा है, और जो चार धाम जो रोड जो संरचना है, उसके लिए वहाँ की जो हिमालय है उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। जो इस प्रकार का जो अध्ययन है वो ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के अंदर किया जाता है। उसके बाद क्या है कि फिजिकल ज्योग्राफी में आपको पता है कि जो फिजिकल है, जहाँ पे मानव को टारगेट न करके वहाँ की जो स्थलाकृति है या जहाँ पे वहाँ की भौतिकी का वर्णन किया जाता है, और उस भौतिक भूगोल को, उस भौतिकी को
आदमी के परिप्रेक्ष्य में जब हम स्टडी करते हैं, मतलब यहाँ पे आदमी को टारगेट कहीं ना कहीं रखा जाता है, बट इसलिए टारगेट रखा जाता है कि ये जो जैसे एयर मासेस हैं, जैसे करंट है, सी करंट है, या जो लैंड फॉर्म है, या फिर जैसे जियोमॉर्फोलॉजी है, या जो सॉइल ज्योग्राफी है, ये किस प्रकार की है, ताकि इनको समझा जा सके और फिर आदमी को उसके बारे में मतलब डेवलपमेंट वहां पे की जा सके। वैसे देखा जाए तो हर एक सब्जेक्ट, आप वर्तमान में जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे वो क्लाइमेटोलॉजी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, या फिर कोई साइंस स्ट्रीम का सब्जेक्ट हो, वो सभी के सभी का एक ही टारगेट होता है, वो होता है मानव का कल्याण, आदमी का कल्याण। और इस कल्याण को टारगेट करके ही स्टडी की जाती है। और बोलते हैं कि शिक्षा वही है जो सर्व कल्याण करे, सबका कल्याण करे, जिसके अंदर मानव कल्याण भी है और जीव कल्याण भी है। तो जो भौतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल को भी जब स्टडी किया जाता है तो इस स्टडी के अंदर इसी कुछ को टारगेट किया जाता है। तो इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है? हाइड्रोग्राफी। हाइड्रो का आपको पता है कि जल, और जल आपको पता है कि समुद्र के अंदर है, नदियों के अंदर है, लेक्स के अंदर है, और वे अंडरग्राउंड वाटर। इस प्रकार की जो स्टडी की जाती है, इस प्रकार की ये जो वाटर है ये कहाँ से आया, क्यों बना, इसका फ्लो कैसे है, कैसी मोर्फोलॉजी होगी इसकी, इस प्रकार की जो स्टडी की जाती है वो हाइड्रोलॉजी के अंदर की जाती है। जो हाइड्रोजियोग्राफी है उसके अंदर की जाती है। ओशियन ज्योग्राफी, ओशियन ज्योग्राफी भी हाइड्रोस्फीयर का ही एक पार्ट है, जिसके अंदर हम ओशियन की स्टडी करते हैं, ओशियन के लैंडफॉर्म की स्टडी करते हैं। उसके बाद कोस्टल ज्योग्राफी, आपको पता है कि ओशियन के ही कोस्ट होते हैं, और मतलब कोस्टल एरिया होता है, और उसी कोस्टल एरिया के ऊपर जो भी लैंडफॉर्म है, जो भी स्थलाकृतियां बनी हुई है, और जो भी इन्वायरमेंट और जो भी जीव जंतु वहां पे पैदा हुए हैं, उन सब की स्टडी हम कोस्टल ज्योग्राफी के अंदर करते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट मैनेजमेंट एंड बायो ज्योग्राफी, आपको पता है कि इन्वायरमेंट वर्तमान में सबसे ज्यादा अगर किसी ज्योग्राफी पे काम हो रहा है तो वो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पे काम हो रहा है। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि पेरिस क्लाइमेट चेंज से पहले ही, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब शुरू हुआ, तब ही लोगों को फील होने लग गया था कि कहीं ना कहीं इनके जो हमारा डेवलपमेंट है, जो हमारा विकास है, वो एक लंबे समय बाद या कुछ समय बाद लंबा प्रभाव डालेगा हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारी ज्योग्राफी पर, हमारे स्वास्थ्य पर, और हमारे आने वाले भविष्य के ऊपर। तो इस प्रकार की जो स्टडी की जाती है वो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर की जाती है, कि इन्वायरमेंट का जो भी आप विकास भी करो, और मैनेजमेंट की इन्वायरमेंट का विकास करते टाइम योजना होनी चाहिए, मैनेजमेंट होनी चाहिए, उस योजना के हिसाब से अपने स्टडी आपको काम करना चाहिए। तो वो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट का कार्य हो गया। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, आपको पता है कि क्लाइमेटोलॉजी क्या आता है, कि जो क्लाइमेट है उसका स्टडी करना। उस क्लाइमेट के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, जो हमारा बेसिक क्लाइमेट है, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये कुछ आइनोस्फेयर, इनकी स्टडी करते हैं। और यहाँ पे बादल कैसे बनते हैं, हवा कैसे चलती है, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, और ये कुछ जो बेसिक सा किया जाता है, ये कुछ स्टडी क्लाइमेटोलॉजी के अंदर की जाती है। और क्लाइमेटोलॉजी का, और जो मेट्रोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी का एक आगे पार्ट है मेट्रोलॉजी जैसे IMD, आपको पता है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, उसके अंदर वो बता देता है कि मानसून ठीक रहेगा या गलत रहेगा, या मतलब वो अब की बार अच्छा होगा या अच्छा नहीं होगा, डिले होगा या जल्दी आ जाएगा। ये कुछ स्टडी जो IMD करता है, वो मेट्रोलॉजी वो यही देख के करता है कि जो हवा का रुख है वो कैसा है, हवा के अंदर आर्द्रता है या नहीं है, मतलब ह्यूमिडिटी है या नहीं है तो कितनी है, एयर प्रेशर क्या है। तो ये कुछ स्टडी करके वो लोग जो भविष्यवाणी है, कहीं ना कहीं वो भविष्यवाणी ठीक भी हो जाती है और वो कई बार रह भी जाती है। तो ये कुछ जो स्टडी की जाती है वो मेट्रोलॉजी या जो मेट्रोलॉजी है या मेट्रोजियोग्राफी है, उस मेट्रोलॉजी ज्योग्राफी है उसके अंदर की जाती है। उसके बाद है ज्योमॉर्फोलॉजी। आपको पता है कि ज्योमॉर्फोलॉजी जो स्थलाकृतियां हैं, जिसके अंदर पर्वत, पहाड़ हो गए, मैदान हो गए, नदियां हो गई, नदियों के जो लैंडफॉर्म है उन सब की स्टडी की जाती है। उसके बाद पेडागोजी, सोइल, आपको पता है कि स्थलाकृतियां से ही सोइल बनती है, मतलब अपरदन से, निक्षेपण से, डिपोजिशन से, इन सभी से जो है वो सोइल का निर्माण होता है। और इस सोइल की जो स्टडी की जाती है
वो पेडागोजी के अंदर की जाती है। स्टडी ऑफ सोल, ये कई बार क्वेश्चन भी पूछ गया था कि पेडागोजी का संबंध किससे है। उसके बाद क्वाड्रेटिक साइंस, इसके अंदर क्या करते हैं, ये इंटीग्रेटेड ज्योग्राफी का पार्ट है। तो जो फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब यही हुआ कि भौतिकी, जो वर्तमान की जो भौतिकी है जो हमें दिखाई देती है और इसका जो अध्ययन करना, ये हो गया भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी आप पहले ही पढ़ चुके हो। और जो वर्तमान के अंदर जो सबसे मेन मैंने बताया कि इंटीग्रेटेड ज्योग्राफी, इंटीग्रेटेड ज्योग्राफी है क्या? इंटीग्रेटेड ज्योग्राफी फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग हाउ स्पेशियल रिलेशनशिप आर इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रेस ऑफ द चेंज इन द सोसाइटी। एंड इंटीग्रेटेड ज्योग्राफी इज द मेथड ऑफ एनालाइज सोशल चेंज that has been developed by geographer to understand how place shapes society, and it is the special approach to studying social relationship that looks at how place transform over time। क्या बताया कि जो वर्तमान है, जो जरूरतें हैं, आज इंटीग्रेटेड का मतलब हो गया कि दो सब्जेक्ट को जोड़ के पढ़ना। अब जब दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी को जोड़ते हैं, हिस्ट्री और सोसाइटी को जोड़ते हैं, तो हिस्ट्री और सोसाइटी को मतलब सोशल साइंस को जोड़ते हैं, तो हमारे पास सोशल ज्योग्राफी आएगी। अब सोशल वर्क आया था। सोशल वर्क और जो सोशल ज्योग्राफी है उसको जब इंटीग्रेट करते हैं, जब उनको मिलाते हैं, तो कुछ विषय ऐसे आते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे मिलते हैं जो ज्योग्राफी में भी काउंट होंगे और सोशल ज्योग्राफी में भी काउंट होंगे, क्योंकि ये विषय कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से भी प्रभावित है और सोसाइटी से भी प्रभावित है। तो इस प्रकार की जो स्टडी होती है वो इंटीग्रेटेड स्टडी होती है, मतलब बहुत सारे विषय को मिला के जो पढ़ा जाता है वो होता है इंटीग्रेटेड स्टडी। इसके अंदर आगे सब पार्ट है, जैसे इन्वायरमेंट, आप देख चुके हो कि इन्वायरमेंट तीनों ज्योग्राफी के अंदर आया है। तो इन्वायरमेंट एक इंटीग्रेटेड स्टडी है, क्योंकि इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का भी पार्ट है। इन्वायरमेंट को हम पढ़ते हैं तो डेवलपमेंट का भी पार्ट है, इन्वायरमेंट को हम पढ़ते हैं तो इकोनॉमी का भी पार्ट है, और इन्वायरमेंट को पढ़ते हैं तो हम सोसाइटी का भी पार्ट है। क्योंकि इन्वायरमेंट सिर्फ ज्योग्राफी से संबंधित नहीं है, सिर्फ जीव जंतु को प्रभावित नहीं करता, ये हमारी सोसाइटी को, ये हमारी संस्कृति को सभी तरह से प्रभावित करता है। उसके बाद जियोमेट्रिक्स, ज्योग्राफी को और मैथ को जो मिला के पढ़ा जाता है तो वो जियोमेट्रिक कहलाता है। कार्टोग्राफी के अंदर अक्सर ये टर्म यूज होती है, या फिर कार्टोग्राफी, अगर आपको पता होगा कि आपने पढ़ी होगी कार्टोग्राफी, भूल जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, हम लोगों ने नहीं पढ़ी, नहीं जानते जो कार्टोग्राफी है क्या। तो कार्टोग्राफी से संबंध है जो मानचित्र है, तो मानचित्र के ऊपर जो लाइन होती है वो लाइन कितने डिग्री की है, कहाँ पर कितना अक्षांश है, कितना लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, ऐसी कुछ जो मैथमेटिकल और जो मानचित्रों को मिला के पढ़ना वो जियोमेट्रिक है, या उसको कार्टोग्राफी बोल देते हैं। रीजनल ज्योग्राफी, मैंने आपको बताया कि एक रीजन जो है वो रीजन प्रभावित होता रहता है हर एक चीज से, हर एक, जैसे कोई भी रीजन संस्कृति से भी प्रभावित होता है, समाज से भी प्रभावित होता है, वातावरण से भी प्रभावित होता है। और वो ज्योग्राफी की जो स्ट्रीम्स हैं, जैसे मतलब मैं अगर कहूँ ज्योग्राफी के क्लाइमेट से भी वो प्रभावित होता है, ओशियनोग्राफी से भी प्रभावित होता है, और ट्रांसपोर्ट से भी प्रभावित होता है। तो जो रीजन है, रीजन की जो शेप्स हैं वो बदलती रहती है। मतलब आज वो बैरन लैंड है, कल उसके अंदर पानी मिल जाता है, जब पानी मिल जाएगा तो वहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएगी, अच्छी एग्रीकल्चर होगी, और जब अच्छी एग्रीकल्चर होगी तो डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे किसान आने शुरू हो जाएंगे, जब किसान आने शुरू हो जाएंगे वहाँ पे खेती होनी शुरू हो जाएगी, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो सब चीजें रीजन को, मतलब रीजन के अनुसार बदलती रहती हैं, और जो उसके ऊपर जो विकास होता है वो भी रीजन को प्रभावित करता रहता है। तो इस प्रकार की जो स्टडी होती है वो रीजनल ज्योग्राफी की इंटीग्रेटेड रीजनल ज्योग्राफी कहलाती है। उसके बाद रिमोट सेंसिंग और जीआईएस, वर्तमान के अंदर आपको पता है कि जीआईएस के अंदर एमटेक भी होने लगी है। और ये जो एमटेक है, इस एमटेक के थ्रू अगर आप कोई रिसर्च करते हैं या फिर कोई आप मैप देखते हैं, कोई एटलस देखते हैं, तो वर्तमान की जो एटलस हैं वो कहीं ना कहीं पिक्चर्स हैं हमारे, जैसे जो हमारे उपग्रह छोड़े गए हैं उनके द्वारा ली गई। तो इस प्रकार की जो ज्योग्राफिकल स्टडी होती है, जैसे रिमोट सेंसिंग में जो उपग्रह हैं उनसे जो डाटा लिया जाता है, उसके बाद उस डाटा को एनालाइज किया जाता है और जो रिजल्ट पे पहुंचते हैं, उस प्रकार की जो हेल्प है वो
रिमोट सेंसिंग से ली जाती है, और जीआईएस ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इससे हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या नहीं है। तो इस प्रकार इन सभी की हेल्प से जो स्टडी की जाती है तो वो इंटीग्रेटेड ज्योग्राफी और इंटीग्रेटेड किसी सब्जेक्ट का काम है। नेक्स्ट है रिमोट सेंसिंग और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड भी ये रिसर्च के पार्ट है। क्वांटिटी होती है मात्रा और क्वालिटी होती है गुण। तो क्वांटिटेटिव किसी भी रिसर्च को करने के लिए भी, किसी भी विषय के अंदर कुछ नया लेके आने के लिए जो स्टडी की जाती है, उस स्टडी के लिए सबसे पहले हम लोग डाटा कलेक्शन करते हैं। डाटा का जो कलेक्शन होता है, जो हमारे पास गैदरिंग होती है, वो क्वांटिटी होती है। हमारे पास कुछ मात्रा होती है कि भाई वो बल्क में हो जाती है कई बार। तो उस बल्क को जब हम एनालाइज करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारी क्वालिटेटिव होगी। जो हमारी वो क्वालिटी होगी, वो हमें गुण पता लगे कि इस डाटा का जिस्ट ये है, तो वो होगी क्वालिटेटिव ज्योग्राफी। दोस्तों, तो अगर आपने शुरुआत से इस वीडियो को देखा होगा तो आपको पता लगा होगा कि ज्योग्राफी यूनान से शुरू हुई थी और वर्तमान में ज्योग्राफी का जो स्वरूप है वो काफी परिवर्तित हो चुका है। तो जो इस परिवर्तन की जो हमने शुरुआत की थी, इस शुरुआत में जो आगे की कड़ियां होंगी, जो आगे की क्लासेज होंगी या फिर जो आगे की वीडियोज होंगी, उन वीडियो के अंदर हम कदम दर कदम मतलब बेसिक ज्योग्राफी से कि भाई भूगोल है क्या, भूगोल के ऊपर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के क्या है, कैसे पृथ्वी बनी, उसके बाद लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या थे, इक्वेटर क्या है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है। तो इस प्रकार की फंडामेंटल ज्योग्राफी से लेके और जो एडवांस जीआईएस और जीपीएस और जैसे मेडिकल ज्योग्राफी या हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, जैसे ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, और वर्तमान में ही एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक मास्टर होती है जिसको हम बोलते हैं कि हाइड्रोलॉजी के अंदर एक मास्टर होती है, और एक क्लाइमेट चेंज के अंदर भी एक स्पेसिफिक मास्टर करवाते हैं। तो वर्तमान की जो स्ट्रीम है उन तक का हम सफर आगे आने वाली वीडियो में तय करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।